गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के गुण और दोषों की। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। जैसे कोई प्रश्नावली तैयार करनी है या साक्षात्कार करना है, उससे पहले अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान में चाहे चिकित्सा विज्ञान हो या जो मनोचिकित्सा विज्ञान हो, उसमें व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र, सामाजिक सेवा कार्य, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विचलित व्यवहार और समस्यात्मक व्यवहारों की जानकारी के लिए यह विधि सर्वोत्तम विधि मानी गई है। इसके हम गुण की बात करते हैं तो इसमें यह विधि सूक्ष्म अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। बर्गेस तो इसे क्या कहते हैं, सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र, यानी कि सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने वाला एक यंत्र इसको मानते हैं। और इसके द्वारा समस्या के जो सामान्य और विशिष्ट दोनों पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष और अमूर्त रूप से नहीं करता, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से करती है। यह इसमें किया जाता है। दूसरा है उपकल्पनाओं का स्रोत, कि इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उससे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त करके इसमें सामान्यकरण निकाले जाते हैं जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। उसके अलावा अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग, किसी बड़े अध्ययन को जैसे हमें करना है तो उससे संबंधित पूर्व जानकारी या प्राथमिक जानकारी कुछ व्यक्तिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तथ्य हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं और कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि मानते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। कई महत्वपूर्ण यंत्रों का निर्माण में भी इससे सहायता मिलती है, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पहले व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को ये विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी और संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। उसके अलावा व्यक्तिक मनोवृत्तियों की जानकारी, क्योंकि व्यक्तिक अध्ययन में किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज का गहनता से अध्ययन किया जाता है, तो उसके द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। उसके अलावा सामग्री की पूर्णता, व्यक्तिगत अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है, जो कि किसी अन्य विधि के द्वारा सामग्री अगर हम संकलित करते हैं वो प्राप्त नहीं की जा सकती।
क्योंकि ये एक जो अध्ययन की इकाई है उसके संपूर्ण पक्षों में के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसके अलावा घटनाओं की निरंतर तस्वीर। निरंतर तस्वीर का अर्थ है इसमें कि किसी व्यक्ति अथवा घटना के कालक्रम के अनुसार इसमें निरंतरता बताई जाती है। समय के अनुसार होने वाले उतार चढ़ाव, परिवर्तन की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि के द्वारा खींची जा सकती है। समाज में चलने वाली जो दीर्घकालीन प्रक्रियाओं की भी इस विधि के द्वारा जान पाना सरल होता है। इस प्रणाली के द्वारा व्यक्ति घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। जो व्यक्तिक अध्ययन इकाइयों के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त होती है और समूह विशेष के अध्ययन के लिए उसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों और वर्गों में तुलना करना और जो भिन्न इकाइयां हैं उनको ज्ञात करना आसान हो जाता है। उसके अलावा सामान्यकरण का आधार। क्योंकि जो व्यक्तिक अध्ययन है इससे विभिन्न इकाइयों के गहन और सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन के आधार पर जो सामान्यकरण किए जाते हैं जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। नए अनुभव का ज्ञान। क्योंकि व्यक्तिक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों और विश्वासों और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है जो अध्ययनकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देते हैं और शोधकर्ता का जो अनुभव है वो आगे अनुसंधानों के सफल संचालन में भी सहायता प्रदान करता है, यानी कि नए अनुभव से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जीवन के प्रभावित कारकों का अध्ययन कि कौन से कारक जीवन को प्रभावित करते हैं और उनसे क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के कार्यकारण संबंधों का ज्ञात किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम घटनाओं को कार्य कारण संदर्भ में देखें। उसके अलावा दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय प्राप्त होता है। व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया अथवा उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है। उसके अलावा विभिन्न विधियों का प्रयोग कि जो व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली है इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो विभिन्न प्रविधियां हैं, जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख और अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्ययन, प्रतिवेदन आदि का भी प्रयोग कर सकता है। क्योंकि विभिन्न सूचनाएं उसे प्राप्त करनी हैं, उसके अंतर्गत वो इन विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग भी कर सकता है। उसके अलावा व्यक्तियों का अध्ययन, व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा व्यक्तियों के जीवन से संबंधित भूतकालीन और वर्तमान घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक, सांस्कृतिक स्तर, उसकी क्षमता, उसका व्यवहार, स्वभाव, चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने का ये एक सहायक विधि है, महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्णता से जानकारी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अध्ययन विधि है जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह या समुदाय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होने के साथ साथ उपकल्पनाओं का भी स्रोत है, नए ज्ञान का, नए अनुभव का भी एक ये साधन है। लेकिन
जहाँ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण और लाभ हैं, वहीं कुछ इसमें दोष भी देखने को मिलते हैं। उन्हें भी हम भूल नहीं सकते या उसका अनदेखी नहीं कर सकते। इसमें कुछ इसके दोष हैं, जिसमें सबसे पहला है अवैज्ञानिक विधि, यानी कि जो व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली है उसके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसे समग्र पर लागू किया जाता है, और जो सूचनाएं संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती, यानी कि जो कुछ इकाइयां हैं उसके आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाले वो संपूर्ण समूह पर लागू किए। उसके अलावा सूचना संकलन की जो प्रक्रिया है वो भी संगठित नहीं है, और व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण भी संभव नहीं है। इसलिए इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। जो इससे में प्राप्त सामग्री का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी संभव नहीं है, क्योंकि पत्र डायरी अब उनका हम वो सही हैं गलत हैं किस तरह से उसका आधार मानेंगे, ये पता लगाना मुश्किल होता है। उसके अलावा दोषपूर्ण सामान्यकरण, व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली में कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री प्राप्त की जाती है, किंतु इन कुछ इकाइयों के आधार पर सामान्यकरणों को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के जो मौलिक सिद्धांत है उसके विपरीत है। इसका कारण है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसके द्वारा जो प्राप्त सामान्यकरण है उसे सीमित और अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसके अलावा सीमित अध्ययन, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है, और जीवन इतिहास केवल कुछ इकाइयों के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, और समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करने में यह विधि अनुपयुक्त है। उसके अलावा अत्यधिक खर्चीली इसलिए है कि गहन अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है किसी भी इकाई का, तो उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, सूचनाएं, इनसे सूचनाएं एकत्रित करने में काफ़ी समय लगता है, और जब समय लगता है तो उसके लिए पैसा भी खर्च होता है। इसलिए इसको अधिक खर्चीली और अधिक समय लेने वाली विधि माना गया है। उसके अलावा निदर्शन का अभाव, इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि संख्या कम होती है और इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है, तो इसमें निदर्शन पद्धति का अभाव जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा दोषपूर्ण रिकॉर्ड, व्यक्तिगत विषयों में को जो सामग्री हम प्राप्त करते हैं व्यक्तिगत विषयों में से, उसे विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ये जो रिकॉर्ड होते हैं वो पूरे नहीं होते, या असावधानी पूर्वक लिखे जाते हैं, या यथार्थ स्थिति के भी विपरीत होते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति डायरी लिखता है या पत्र लिखता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी कल्पनाओं के का भी सहारा ले लेता है, या जैसे कोई पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें व्यक्ति को वहाँ अपराधी दर्ज किया गया है, किंतु वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो अपराधी है। तो उपयुक्त गवाह के अभाव में, या धन की कमी और या अन्य रिश्वत देने के कारण से उसे जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपराधी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, उसका रिकॉर्ड कितना हम उसको सही मानेंगे। तो दोषपूर्ण रिकॉर्ड जो होता है उसके कारण से भी सच्चाई सामने नहीं आ पाती। इसी तरह से जैसे दोषपूर्ण रिकॉर्ड होता है, उसी तरह से दोषपूर्ण जीवन इतिहास भी होता है, क्योंकि जीवन इतिहास स्वरचित होता है
और इसमें घटनाओं का उल्लेख अतिशयोक्तिपूर्ण किया जाता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति केवल काल्पनिक घटनाओं का उल्लेख करता है और सामाजिक मर्यादा के विपरीत जो जो तथ्य हैं उनका उल्लेख वो नहीं करता, क्योंकि हर लिखने वाले को अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहता है। उसे लगता है कि कभी जीवन में ये पढ़ी जाएंगी तो उसकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का ना लगे, तो वहाँ पर वास्तविकता समाप्त हो जाती है। जिस रिकॉर्ड को हम आधार मान रहे हैं अध्ययन का, वो रिकॉर्ड कितना सही है इसका पता लगाना मुश्किल है। उसके अलावा अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास, व्यक्तिगत अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है और उसके द्वारा जो भी संकलित तथ्य हैं वो सही उसे लगते हैं, क्योंकि उसने वो स्वयं प्राप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययन अनुसंधान के द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं उस पर उसका अत्यधिक विश्वास वो कर लेता है और उनकी पुनर्परीक्षा भी नहीं करता। तो ऐसी स्थितियां क्या होती हैं, अध्ययन को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा पक्षपात, पक्षपात किसका, अनुसंधानकर्ता का, क्योंकि अध्ययनकर्ता के पक्षपात की इसमें पूरी संभावना रहती है। लंबे समय तक वो इकाइयों के संपर्क में रहता है और उसके कारण से वो उनसे प्रभावित होता है और उन्हें स्वयं भी प्रभावित करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अध्ययन गौण हो जाता है और वास्तविकता जो है वो सामने नहीं आ पाती और भावात्मक लगाव के कारण से तथ्य तोड़ मरोड़ करके भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये इसका परिणाम क्या होता है कि जो निष्कर्ष हैं वो अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा विश्वसनीयता की जांच असंभव, क्यों इस विधि के द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं वो सही हैं या गलत हैं उसकी जांच करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कई बार तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को कोई जानकारी नहीं होती और न ही जो इकाइयां हैं उसकी तुलना किन्हीं अन्य इकाइयों से की जा सकती हैं, क्योंकि कई बार जो पत्र हैं, डायरी है, जीवन इतिहास है, उनको भी प्राप्त करना कठिन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली सूक्ष्म और गहन अध्ययन करने की, एक संपूर्ण अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन कुछ इसके दोष भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।